वेलकम टू माय चैनल दोस्त। ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्या होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज एस्पायरिंग लीडर। जब आप अपनी डाउनलाइन में हैं, लोग जुड़ रहे हैं, आपको वक्त रहते उनमें से कौन लोग लीडर बनने लायक हैं उन्हें पहचानना होगा। क्या हर व्यक्ति को लीडर बना सकते हैं? आप बना सकते हैं बशर्ते उनमें इच्छा शक्ति हो। सवाल यह है, क्या सब में इच्छा शक्ति होती है? नहीं होती। हर व्यक्ति इच्छा शक्ति नहीं लाता है। तो आपको ऐसे लोगों पे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जो लीडर बनने की इच्छा शक्ति नहीं रखते। जो इच्छा शक्ति रखते हैं वो 100% लीडर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाता है? जो लोग सीखने के लिए आगे आए वो आपके भविष्य के दीपक हैं। जो खुद खड़े होकर बोले कि सर मैं भी शेयरिंग करना चाहता हूं, वो भविष्य के दीपक है। जो खुद बोले सर मैं भी एजुकेशन लेना चाहता हूं, वो भविष्य के दीपक है। आपको ऐसे आयोजन करने पड़ेंगे जिन आयोजनों में लोगों को आगे बढ़ के भाग लेने का मौका मिले। इसके लिए सरबजीत जी ने आज आपके साथ एक क्लास ली थी जिसका नाम था पावर हाउस, यानी कि चैंपियंस मीटिंग सेंटर। चैंपियन मीटिंग सेंटर क्या है? और ये एक नेटवर्क की तरक्की के लिए बहुत ही पावरफुल है। हर पावर हाउस को एक लीडर चलाएगा। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़े होगा, आपको एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि मेरी डाउनलाइन में कितने पावर हाउस चल रहे हैं, क्योंकि हर पावर हाउस को एक लीडर चलाएगा। और एक पावर हाउस में से ही लीडर निकलेंगे जो आगे बढ़ के पावर हाउस चलाएंगे। यही डायरेक्ट सेलिंग है। जब पावर हाउस नाम ही मैंने उसको इसलिए दिया क्योंकि वहां पावर पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, लीडर्स पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? एक पावर हाउस के अंदर, ये पावर हाउस मैंने आपको बोला जब भी कोई चीज करते हैं तो आपको दो नियम याद रखनी है। एक आपको चेक करना है कि ये डुप्लीकेबल है, और दूसरा यहाँ लीडरशिप पैदा होगी या नहीं होगी। आप बहुत अमीर हैं तो महंगे पावर हाउस मत बनाइए, ऐसे पावर हाउस बनाइए जो आसानी से डुप्लीकेबल हो। जैसे हो सकता है कि किसी के घर में एक स्पेयर बड़ा कमरा हो जहां पे परिवार के लोग डिस्टर्ब ना होते हो, उसका दरवाजा गली की तरफ खुलता हो, कोई वहां पावर हाउस बना ले। हो सकता है किसी के पास पुरानी दुकान या ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, वहां पावर हाउस बना लिया। हो सकता है कि कोई स्कूल मिल गया किसी दोस्त का या किसी डाउनलाइन का, क्योंकि इसमें शाम को इकट्ठे होते हैं, रात को इकट्ठे होते हैं, वहां पर उसका एक कमरा खुलवा लिया, वो पावर हाउस बना लिया। तो जगहें आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन फ्री वाली, पैसे वाली नहीं। पावर हाउस में एक व्हाइट बोर्ड रखिए, अगर हो सके तो एक छोटा सा टीवी रख लीजिए और लैपटॉप के साथ उसको लीडर जो है वहां पे वीडियो चला सके, वो समाधान कर लीजिए। व्हाइट बोर्ड और मार्कर तो होना ही चाहिए। बोर्ड और मार्कर नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे एसेंशियल टूल है लीडरशिप के लिए। अब ये जो पावर हाउस है, यहाँ लीडर कैसे बनेंगे? यहाँ पर रोज शाम को दो चीजें बटनी चाहिए, शिक्षा और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का एक नियम है कि जब दोस्त होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं तो खुशियां मिलती हैं। और ये इसलिए भी बनाना जरूरी है, अगर आप खाली शिक्षा देते रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। तो रोज शाम को लोग काम निपटा के पावर हाउस आएंगे, और पावर हाउस में कौन कौन सी ट्रेनिंग चलेंगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे 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 ट्रेनिंग प्रोग्राम आप पावर हाउस में चलाइए। मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, फटाफट लिखते रहना कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे पावर हाउस में शेयरिंग होनी चाहिए, और हमारे बिजनेस का सबसे पावरफुल पार्ट क्या है? इसकी शेयरिंग हो। सबसे पावरफुल पार्ट हमारे बिजनेस में हमें करना क्या है? प्रोडक्ट बेचने हैं। अगर आपकी सारी डाउनलाइन रोज 15-20 मिनट का सेशन हो जहां एक एक मिनट की लोग शेयरिंग करें कि मैंने आज कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, उसके साथ मेरे क्या अनुभव रहे, कर सकते हैं? मुझे बता सकते हैं इसका क्या क्या फायदा होगा? पहला ये फायदा होगा
कि वही व्यक्ति जब 1-to-1 प्रेजेंटेशन देने जाए, क्योंकि जब ये प्रतिस्पर्धा होती है तो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, नोटिस करते हैं हमारे प्रोडक्ट में क्या खूबियां हैं, अपने शब्दों में बयान करते हैं, हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं, एक प्रोडक्ट ने किस पे क्या असर किया वो बताता है। तो जब ये प्रोडक्ट शेयरिंग होती है तो एक तो लीडरशिप डेवलप होती है, दूसरा प्रोडक्ट में भरोसा बढ़ता है, तीसरा बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी ये प्रोडक्ट यूज करना है। तो आपके पावर हाउस पे प्रोडक्ट की शेयरिंग होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पावर हाउस पे बिजनेस शेयरिंग होनी चाहिए कि मैंने अब तक कितना बिजनेस किया, अप्रोच की होनी चाहिए, मैं क्या कह के बुलाता हूं, मैंने कैसे फॉलो अप किया। लोग अनुभव शेयर करते हैं, हमारा बिजनेस अनुभव शेयर करने का बिजनेस है। उसके अलावा इस पावर हाउस पे महीने की पहली तारीख को एक अचीवमेंट डे होना चाहिए। जब अचीवमेंट डे होता है तो हम 3 शब्द का ध्यान रखते हैं, रिचार्ज, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। हमने आपको बताया था खुशियां देने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है जब लोग कुछ अकम्प्लिश करते हैं, जब कुछ फिनिश करते हैं तो उनको अगर हम अप्रिशिएट करें तो उन्हें अच्छा लगता है। तो जिन्होंने उस पूरे महीने में अपने टारगेट्स पूरे किए, अपने गोल्स पूरे किए, जिन्होंने कुछ अचीव किया, उन्हें स्टेज पे बुला के चाहे आप एक पेन इनाम में दें, एक लीडर को उन्हें सम्मानित करना चाहिए। जब आपको यहाँ बुला के हम सम्मानित कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? ये काम आपको भी करना है। ये चीज इंकरेज करती है लोगों को। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अप्रिशिएट किया जाऊं। अगर आप लोगों के दिल में प्यार जगाना चाहते हैं तो आपको लोगों को अप्रिशिएट करने की कला आनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए और खूब सारा अप्रिशिएशन आपको देना चाहिए जो आपके अराउंड। मैं आपको ये कहता हूं कि खाली अपने डाउनलाइन को अप्रिशिएट मत कीजिए, अपने घर में भी लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। आपके पिताजी को अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें धन्यवाद बोलिए, उन्हें कई बार गले लगा के बोलिए, पिताजी मुझे एहसास है कि आपने मेरे लिए आज यहाँ तक मैं पहुंचा, आपने क्या किया है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। उनकी ये बात सुनने के लिए कान तरस गए होंगे, हम उनको गारंटेड लेते हैं, कभी थैंक यू नहीं बोलते। एप्रिशिएशन में बहुत ताकत है, आप बहुत खुशी दे सकते हैं अगर किसी को अप्रिशिएट करें। कितने सारे काम आपके अराउंड लोग करते हैं जिनको एक छोटे से अप्रिशिएशन की आपसे आस है, एक बार दे के देखिए, टोटल फ्री है, बहुत बड़ा परमार्थ का काम है। एप्रिशिएशन दीजिए। और एक प्रोग्राम चलाइए कि अपने कस्टमर को लॉयल कैसे बनाएं, कस्टमर सर्विस कैसे दें। उसके अलावा आपको आईटी की ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने पावर हाउस में, कैसे ईमेल कैसे बनाएं उसकी वर्कशॉप करिए, वेबसाइट कैसे चलाते हैं उसकी वर्कशॉप करिए। कितने लोग हैं जिन्हें कंप्यूटर आता नहीं है, आपकी टीम में जिन्हें आता है उन्हें बोलिए, सिखाइए, परमार्थ का काम है। एक इससे परमार्थ भी होगा और स्वार्थ भी होगा, लोग शिक्षित होंगे, उन्हें ज्ञान मिलेगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे और आपको जीवन भर याद करेंगे। गैलवे कार्ड की ट्रेनिंग दीजिए, ऑर्डर फॉर्म कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग दीजिए, लिखते रहना। डिस्ट्रीब्यूटर का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, गेस्ट इंट्रोडक्शन फॉर्म कैसे भरा जाता है, डाउनलाइन का रिकॉर्ड कैसे रखना है, कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे रखना है, लॉयल्टी का रिकॉर्ड कैसे रखना है। ठीक है, जो लोग रिटेल क्लब को फॉलो कर रहे हैं और जो उन्होंने 1 तारीख को अचीवमेंट डे पे टारगेट दिए हैं उनको कैसे फॉलो करना है, ये सब चीजें वहां चलनी चाहिए। इसके अलावा आपकी डाउनलाइन को बहुत सारी बेसिक ट्रेनिंग चाहिए जिससे आप पावर हाउस में छोटे छोटे टुकड़ों में रख सकते हैं। मान लीजिए हाउ टू अप्रोच बहुत बड़ी क्लास है, आप लीडर डेवलप करना चाहते हैं, किसी को सीधा 1.5 घंटे की क्लास देंगे तो कर लेगा क्या? उसकी बजाय छोटे छोटे टॉपिक दीजिए, जैसे मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक दे रहा हूँ, बीच बीच में तोड़ देता हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दीजिए, जैसे रिजेक्शन पे बोलो, जैसे लिस्ट की वर्कशॉप करो, हाउ टू मेक लिस्ट। ऐसे आप छोटे छोटे टॉपिक बना के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाइए और ये सारी ट्रेनिंग कराइए। डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, हाउ टू अप्रोच। डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जब भी कोई नया आदमी आता है तो उसके लिए प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें उसको हम पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं कंपनी का, कल्चर का, हमारे यहाँ कैसे लोग होते हैं। और पावर हाउस का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है उसको सबसे पहले आप अपनी टीम में शामिल कीजिए। वहां भी एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बिल्ड रैपो। वो व्यक्ति आया है उसको परिवार का हिस्सा बनाइए। जितने भी लोग पावर हाउस पे हैं वो उसका ऐसे स्वागत करें, उसके साथ ऐसे मिलें, गले मिलें, खुशी से मिलें कि उसे लगे यार ये परिवार को तो मैं सदियों से जानता हूं। चाहे वो आपकी पैरेलल लाइन में हो, चाहे वो आपकी डाउन लाइन में हो, उसका बड़े अच्छे से वेलकम कीजिए पावर हाउस के अंदर।
जब पावर हाउस में वो बंदा आएगा शाम को, जनरली पावर हाउस में 8 से 10 बजे मीटिंग होती है जब लोग अपना घर में काम को निपटाते हैं। और कोशिश करिए कि पावर हाउस का माहौल फैमिली वाला हो, क्योंकि अब जिस बिजनेस में आप जा रहे हैं ये फैमिली बिजनेस हो गया है। ऐसा अच्छा माहौल बनाइए कि आपका परिवार जा सके। उससे आपकी पत्नियों को भी एतराज नहीं होगा, क्योंकि आप उसे बोलोगे चल खाना खा ले, खाना खा के पावर हाउस जाएंगे, वहां बैठेंगे, सबकी वाइफ आई होंगी, तुम लेडीज बैठ जाना, बातें कर लेना, हम इकट्ठे बैठ के बात कर लेंगे। तो ऐसा माहौल बनाइए, सबको अच्छा लगेगा। वहीं पे ट्रेनिंग हो जाए, वहीं पे एजुकेशन हो जाए, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए। उसके बाद हाउ टू गिव डेमो, इसका ट्रेनिंग दीजिए। हाउ टू शो द प्लान, इसकी ट्रेनिंग दीजिए, उसकी वर्कशॉप कीजिए। ऐसे आपको अपनी डाउनलाइन को बोलना है, शो द प्लान करके दिखाई। सरबजीत मेरे साथ जा रहा है, मैं उसे बोलूंगा पावर हाउस में तू मेरे को ध्यान से देख, मैं कैसे प्लान दे रहा हूँ, पावर हाउस में तूने जाके प्लान दे के दिखाना है। आई डू, वी डू, यू डू, याद है ना? तो जब आप वो दिखाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसकी लीडरशिप बढ़ेगी, वो बात करेगा। और इन सब प्रोसेस में एक सबसे बढ़िया बात होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें आने वाले वक्त का दीपक कौन है। लीडर आइडेंटिफिकेशन सबसे अच्छी पावर हाउस में होती है। जो लोग जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आगे आए, खड़े हो, जिनमें ऊर्जा हो, एनर्जी हो, पॉजिटिव तरीके से बात करें, वो आपको यहीं पे दिखाई देंगे। जो दिखाई दे उसको पकड़ लेना। ये सोचे बगैर कि वो आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन है या 4 जनरेशन नीचे है। जो सितारा चमकता हुआ दिखाई दे उसे पकड़ लेना और उसकी जोत जला देना और तेल से भर देना, वो आपका लीडर बन जाएगा। लीडर आइडेंटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। अगर आप लीडर आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और पावर हाउस उसके लिए बेस्ट जगह है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं पावर हाउस बनाने बहुत जरूरी है। पावर हाउस बनेंगे तो लीडर्स की कभी कमी नहीं आएगी। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दीजिए। हाउ टू कंडक्ट होम प्रेजेंटेशन, विजन मिशन। आज मैंने आपके साथ विजन और मिशन शेयर किया था, देखा था आपने? ऐसी बातें कीजिए, उन्हें बिजनेस का पोटेंशियल समझाइए, क्या पॉसिबल हो सकता है, भविष्य कैसा होगा। जो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी, वो एक्सेल शीट जो आपने शीट देखी थी जिसमें बड़े बड़े चेक दिखाई दे रहे थे, बिजनेस की ताकत समझाइए उन लोगों को, उन्हें दूर तक देखना सिखाइए। उन्हें बोलिए कि अगर आप 2-4 महीने में अमीर होने के लिए आई हैं तो प्लीज अपने काम पे लौट जाइए। 2-4 महीने में अमीर होने वाला काम नहीं है। आपको देने हैं 1000 दिन। और ट्रेनिंग, मीटिंग और डेमो, ये 3 चीजें करनी है। जब मैं मीटिंग की बात कर रहा हूं तो शो द प्लान, ट्रेनिंग करनी है। तीसरा वर्ड होता है जो सेमिनार्स हैं, मेगा सेमिनार्स हो गए, मिनी सेमिनार हो गए, वहां पे जाना है। 1000 दिन तक आपने ऐसा करना है। इन तीनों में जगहों पे आपने 1000 दिन बिताने हैं। उसके बाद आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 1000 दिन दे सकते हैं तभी यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। 1000 दिन का मतलब होता है ऑलमोस्ट 3 साल। ये विजन लोगों को दीजिए, ये विजन देंगे आपके डाउनलाइन को, और ये विजन दीजिए पावर हाउस में। उनको बताइए कि पहले साल चट्टी हट्टी और फिर खट्टी होती है। 1 साल इन्वेस्टमेंट का है, जहां आपको वक्त की इन्वेस्टमेंट देनी है, सीखने की इन्वेस्टमेंट देनी है। आपको पहले साल में कमाई दिखाई नहीं देगी। पहला साल बीज लगाने का है, लेकिन जब ये बीज पेड़ बनेंगे और पेड़ से विशाल वृक्ष बनेंगे तो फल गिनते गिनते थक जाओगे भैया। ये भी बता देना उनको। उतने पेशेंस हैं आप में तो ये बिजनेस आपके लिए। हमारा बिजनेस रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है, ये आपको पावर हाउस में सिखाना है। शेयरिंग कैसे करनी है ये उनको सिखाना है। एंकरिंग कैसे करनी है ये सिखाना है। हाउस प्रेजेंटेशन कैसे कंडक्ट करते हैं ये उनको सिखाना है। प्रोटेक्ट योर मैसेज, लॉ ऑफ एवरेज, क्लोजिंग एंड फॉलो अप, ये सारी ट्रेनिंग्स लगानी है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है कॉस्मेटिक पे, फूड एंड सप्लीमेंट पे, पर्सनल केयर पे, होम केयर पे और एग्री पे। आप लिख रहे हैं ना सारी चीजें? ये सब काम की बातें हैं। देखिए हमारे बिजनेस की आपको एक छोटी सी ब्यूटी बताता हूं। मैंने आपको अभी बड़े सारी टेक्निक सिखाई कि आप कैसे ऑर्डर बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी 50,000 लोगों की डाउनलाइन है और अगर आपने उनको सिर्फ 100 रुपए का भी प्रोडक्ट ऑर्डर बढ़ाने की कला सिखा दी है, आपके यहाँ कितनी टर्नओवर बढ़ जाएगी?
50,000 के आगे 2 जीरो लगानी है, ठीक से बताइए। 50 लाख की टर्नओवर बढ़ेगी। इसलिए स्किल बहुत बड़ी चीज होती है। आपको लग रहा है खाली 200 रुपए का बड़ा ऑर्डर बढ़ा दिया, खाली 300 रुपए का बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज हम जो काम करते हैं ये सोच के नहीं करते कि आज मुझे क्या बच रहा है, ये सोच के करते हैं कि कल मेरा नेटवर्क 1 लाख लोगों का होने वाला है। जब भी कैलकुलेशन करो 1 लाख से करना, 2 लोगों से या 1 लोगों से मत करना। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब भी कैलकुलेशन करनी है तो ये सोच के करना कि 1 लाख लोगों का नेटवर्क है, 100 रुपए का बिजनेस बढ़ाऊंगा तो 100 का 1 लाख से मल्टीप्लाई होना है। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो खाली यहां गलती नहीं होगी, 1 लाख लोग गलती करेंगे जिसका हर्जाना मैं भरूंगा। ये बात हमेशा दिमाग में रख के सोचना। अब जो बात बता रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों कमाल की है और क्यों जरूरी है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताता हूं। जब आप पहली बार राज और गीता से मिलेंगे ना तो 90% चांस है कि वो शुरुआत में सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो उनके जरूरत के प्रोडक्ट हैं, जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में वो खरीदते हैं। और वो प्रोडक्ट कौन से होंगे? मास प्रोडक्ट होते हैं। मास प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनमें मार्जिन नहीं होता, जिनके अंदर आईपी कम होगा। जिन प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है, आईपी ज्यादा है, उसके बहुत चांसेस है कि वो शुरू में ना खरीदें। लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि शुरू में हम खाली उनको वही प्रोडक्ट दें ताकि एटलीस्ट एक बार वो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी का स्वाद चख ले। कोई बात नहीं, मार्जिन बाद में कमा लेंगे। अब मार्जिन बाद में कैसे कमाएंगे? क्या ऐसे कुछ प्रोडक्ट आपने यूज करने शुरू किए? जब वो आपने तब शुरू किए जब आपको उन प्रोडक्ट की जानकारी हो गई अच्छे से। बता सकते हैं ऐसे किसी प्रोडक्ट का नाम? बोलिए, जोर से बोलिए। स्पिरुलिना। जब तक स्पिरुलिना की कहानी आपको सुनाई नहीं गई थी, क्या आपको स्पिरुलिना के बारे में पता था? नहीं पता था ना। बाहर ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। अगर आपकी डाउनलाइन जिनकी संख्या कितनी है? 1 लाख। हमेशा 1 लाख से कैलकुलेशन करना, क्योंकि मैं 5 साल बाद को कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर आपकी डाउनलाइन जिनकी संख्या 1 लाख है, अगर आपकी डाउनलाइन में डुप्लीकेशन है प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने का, जब फूड सप्लीमेंट और सब प्रोडक्ट की अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है तो एक चीज बढ़ेगी जिसे बोलते हैं अवेयरनेस, यानी कि जागृति। जब अवेयरनेस बढ़ेगी, जब जागृति बढ़ेगी तो ये वही बात है कि कस्टमर को समझ में आएगा, अरे यार ये चीजें तो मेरी नीड की हैं, मैं बड़े सारे रोगों से ग्रसित हूँ, मेरे इसमें प्रॉब्लम है, मेरे उसमें प्रॉब्लम है। उन्हें पहली बार समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए, जिससे वो अनजान थे। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपको भला भी मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से कोई रोग मुक्त हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए आपके डाउनलाइन की संख्या कितनी है? 1 लाख। अगर आपके पावर हाउस पे ट्रेनिंग लेने की वजह से इस 1 लाख में से 50,000 लोग भी स्पिरुलिना लेनी शुरू कर देंगे तो आप देखिए आपका कितना प्रॉफिट होगा। जरा कैलकुलेट करिए। आती है बात समझ कि नहीं आती है? तो इसलिए पावर हाउस पे और कुछ चले ना चले, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दबा के चलनी चाहिए। जितनी जागृति आप प्रोडक्ट के लिए फैला सकते हैं, जितनी अवेयरनेस आप प्रोडक्ट के लिए दे सकती हैं। कौन से? फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं है उन प्रोडक्ट, शैम्पू, तेल, साबुन तो सब जानते हैं, लेकिन जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके पीछे एक स्टोरी है, जिनके पीछे एक एजुकेशन है, जिनके पीछे एक ट्रेनिंग है, मैं तो कहूंगा बकायदा इन प्रोडक्ट के आप सर्टिफिकेशन लीजिए, इनके डेप्थ में सीखिए और अपने डाउनलाइन को सिखाइए, एक एक प्रोडक्ट को सिखाइए क्या फायदा है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जैसे संजय वर्मा जी ने कल काफी डिटेल में आपकी ट्रेनिंग ली थी, हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल ट्रेनिंग तैयार कीजिए। पावर हाउस के अंदर एक एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, जैसे मैं होऊंगा अगर आपकी जगह तो मैं बोलूंगा सोमवार को मैं 5 लोग, मंगलवार को 5 लोग, बुधवार को 5 वो, वीरवार को 5 लोग, उनके नाम लगा दूंगा कि ये लोग 10-10, 5-5 मिनट या 2-2 मिनट इन प्रोडक्ट के ऊपर बोलेंगे। हर व्यक्ति को एक प्रोडक्ट दे दिया कि तूने बोलना है, पढ़ के आना, अच्छे से सीख के आना, देखें क्या बोलता है, तो वो प्रोडक्ट की पूरे बारे बोलेगा। उससे बोलने से उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, लोगों को भी सुनने को मिलेगा और आपके यहाँ ट्रेनिंग का कल्चर हो जाएगा
और जब वो ट्रेनिंग ले लेगा उसके बाद देखना वो डेफिनेटली वो वाला प्रोडक्ट बेच के भी आएगा। तो पावर हाउस में प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है लीडर ट्रेनिंग। जितने भी लीडर आप बनाते हैं हर हफ्ते में एक बार खाली लीडर्स को बैठना चाहिए और जिस तरह की प्रॉब्लम नीचे से आ रही हैं, जो चैलेंज आ रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव मीटिंग करनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, एक बात बड़ी गंभीर बता रहा हूं, लीडर इकट्ठे बैठे तो चांद पे भी जा सकते हैं और लीडर इकट्ठे बैठे तो गर्त में भी जा सकते हैं, बशर्ते अगर वो इकट्ठे बैठे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तो चांद पे चले जाएंगे, अगर वो बैठ के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो गर्त में चले जाएंगे। अभी मैं लीडरशिप की आगे की क्वालिटीज बताऊंगा, उसमें ये बात आएगी। तो लीडर मीट्स होनी चाहिए आपकी, जो भी आपके डाउनलाइन में लीडर्स हैं उनको साथ बिठाइए, उनके साथ कभी कभी बैठ के डिनर भी कीजिए, इकट्ठे सारे लीडर बैठ गए 8-10 जो भी आपके डाउनलाइन के लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कशन किया, किसी डाउनलाइन की प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया, कुछ काम करने के तरीके में दिक्कत आ रही है उसके हल ढूंढे, उनके लिए ट्रेनिंग्स बनाई, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा लीडरशिप की ट्रेनिंग है कि जो आगे का बिजनेस प्लान है वो लीडर मीट्स में करना चाहिए। मैंने आपको ये बात बोली है कि आप कितना जानते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसको कितना देना है। आप 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं और आप खुद ग्रेजुएट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराने शुरू कर दें, उसको उतना ही बताना है जितनी क्लास, कौन सी क्लास में वो पहुंचा है। तो आपकी डाउनलाइन को शुरू में जो ट्रेनिंग देनी है वो मास्टर बोनस तक देनी है। जब वो मास्टर पे पहुंचेगा तब जाके उसको मास्टर ओवरराइड बोनस के आगे की ट्रेनिंग देनी है, तब बिजनेस प्लान खोलना है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ट्रेनिंग देने के भी हिस्से होने चाहिए कि कौन सी ट्रेनिंग कब देनी है। शुरू में आप सारी ट्रेनिंग के पीछे भागेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे धीरे उनको अचीव करवाइए, जैसे एक उंगली पकड़ के लीडर धीरे धीरे आगे लोगों को चलाता है, ऐसे उनको उनके गोल पे अचीव कराते जाइए और आगे की ट्रेनिंग देते चले जाइए। उसके बाद लीडरशिप की ट्रेनिंग जो मैं आज आपको दे रहा हूं, लीडरशिप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लीडर्स के गुणों की बात होनी चाहिए। हाउ टू कंडक्ट ग्रैंड प्रेजेंटेशन, जो ग्रैंड प्रेजेंटेशन होगी जिसमें 100 लोग गेस्ट में आएंगे, वो कैसे कंडक्ट होनी है, वो लीडरशिप में ट्रेनिंग देनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? लीडर्स के गुणों में क्या होना चाहिए? लीडर्स के गुणों में एक गुण मैंने बताया था कि लीडर्स को पावर हाउस क्या करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, और इस पावर हाउस में क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, और ये सारी ट्रेनिंग्स मैंने आपको बता दी। आगे चलें। अगला गुण है रिकॉग्नाइज ट्रेट इन अदर्स, दूसरों के गुणों को पहचानना। ये उसी का हिस्सा है जो मैंने अभी आपको बोला। लीडर आइडेंटिफाई करना एक बात है, टीम वर्क दूसरी बात है, दोनों का फर्क समझना। सवाल पूछूंगा, क्लियर है? लीडर हर फन मोला होता है जिसमें सारे गुण भगवान ने दिए होते हैं, जो सब कुछ सीखने के लिए तैयार है। टीम वर्क का मतलब होता है एक गुण इसमें, एक गुण इसमें, एक गुण इसमें, एक गुण इसमें, और मिलके हमने एक ऐसी टीम खड़ी कर दी है जो कुछ भी कर सकती है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग बहुत अच्छी करता है पर बॉलिंग नहीं, बॉलिंग भी करता है पर बहुत अच्छी नहीं। टीम वर्क का मतलब होता है 1 और 1 11, 2 लोगों के गुण मिला के जो गुण बनते हैं वो टीम वर्क है। क्लियर? मजेदार बात होगी टीम के हर व्यक्ति में लीडरशिप हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी चीज में बहुत अच्छे होते हैं, और कोई कोई होता है जिसमें भगवान सारे गुण ही डाल के भेज देता है ना। जैसे कोई हो सकता है जो 1-to-1 प्रेजेंटेशन लेने में बहुत अच्छा हो लेकिन उसको माइक पकड़ने में डर लगता हो सकता है कोई प्रबंधन करने में बहुत अच्छा हो मगर स्टेज पे अच्छा ना हो, मतलब हर चीज बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देगा, कौन सा काम किसने करना है, किस तरह से करना है, तो उसको टीम वर्क कहते हैं। तो अच्छा लीडर क्या करता है, जो नीचे के लोग हैं, जो 20-25 लोगों की इसकी टीम है, उनमें से गुणों की पहचान करता है कि किसके पास क्या गुण है, और जब किसी भी तरह के कार्यक्रम होते हैं वो उन गुणों का इस्तेमाल करके उन कार्यक्रमों को सफल बनाता है। जैसे आपको संजय वर्मा जी ने बताया होगा कि मास प्रेजेंटेशन करनी, कोई पार्किंग संभालेगा, कोई कुछ संभालेगा, कोई कुछ संभालेगा। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग कामों में लगे, ये टीम वर्क है।
टीम वर्क के साथ ही बड़े बड़े कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो एक लीडर बड़ा समझदार होता है, वो लोगों में गुणों को पहचान लेता है और अच्छे से उनके गुणों के हिसाब से उन्हें काम बांटता है और एप्रिशिएट करना कभी नहीं भूलता है। ठीक है, प्रेज देम। लीडर की क्वालिटी होती है कि वो लोगों को एप्रिशिएट करता है, तारीफ देता है। जब लीडर एक ग्रेट टीम को संभाल रहा होता है, जिसके पास, आप इमेजिन करिए, आप एक व्यक्ति हैं, आपके नीचे 25-30 लोगों की टीम है जिसमें जो बढ़ती रहती है और लीडर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जब इस टीम के साथ आप काम करते हैं तो सबसे पहला, चूंकि वो टीम बढ़ती है, नए लोग आते हैं, तो सबसे पहला काम होता है एक लीडर का कि जो नया व्यक्ति आया है, जो नया ब्लड आया है, हमारे बिजनेस में न्यू ब्लड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस नेटवर्क में नया ब्लड इग्नोर हो जाता है वो नेटवर्क रुक जाते हैं। अगर नए ब्लड को ध्यान से, प्यार से केयर की जाती है, नया ब्लड मतलब वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा आया। छोटा बच्चा, आपको मालूम है जब बच्चा पैदा होता है क्या होता है, कितना ध्यान रखना पड़ता है उसको। कोई भी बीमारी आसानी से पकड़ सकती है उसको। 40 दिन तक उसको घर से बाहर नहीं निकालते, माँ के पास रहता है। ठीक इसी तरह से जब नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो उसका खास ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले उसको टीम में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो तो बेचारा अनजान सा आया है। सोच के देखिए, आप एक ऐसी शादी में जाएं जहां आपको कोई पहचानता नहीं, कैसा महसूस करेंगे आप? लेकिन अगर आप अपने दोस्त के साथ किसी शादी में जाएं और आपका दोस्त वहां पे 10-12 लोगों को आपसे बहुत अच्छे से मिलवाए और वो सब लोग आपसे गले मिल मिल के मिलें, आपके बारे में आपका नाम पूछें, आपसे अच्छे से बात करें, आपको कहें कि अरे यार आज से तू भी अपना दोस्त है, हम 10 थे आज से हम 11 हो गए, अगर ऐसा व्यवहार आपके साथ, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। जब ऐसा होता है तो हैप्पीनेस का एक हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि जब नए दोस्त बनते हैं, लोग आपको हग करते हैं, हग मतलब गले मिलते हैं, आपको वार्म वेलकम देते हैं, अच्छे से आपका स्वागत करते हैं, तो आप में खुशी आती है और लोग ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें खुशियां मिलती हैं। तो जब नए डिस्ट्रीब्यूटर का ठीक से टीम में वेलकम होगा और उसे टीम में शामिल किया जाएगा, उसको ठीक से जेल किया जाएगा, तो वो अपने आप रोज पावर हाउस पे आएगा। अगर इस प्रोसेस में चूक होगी तो लोग आएंगे नहीं, आपका पावर हाउस की लाइट चली जाएगी, तो पावर हाउस नहीं रह जाएगा। क्लियर है? एक बहुत बढ़िया बात करने वाला हूं, इस पे प्रश्न भी लूंगा, जरा ध्यान से सुनना। प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ टीम। आपके यहाँ जो टीम बनी है उसका कल्चर प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपके नेटवर्क में किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह का एटीट्यूड है, किस तरह का नजरिया है, वो आपका भविष्य तय करने वाला है। मैं यहाँ पे एक वर्ड देना चाहता हूँ, प्रोग्रामिंग ऑफ डीएनए। आपकी जो टीम का डीएनए है उसकी प्रोग्रामिंग क्या हो रही है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, जैसे मान लो आपके पास एक एम्प्लॉई है, उदाहरण के लिए एम्प्लॉई का उदाहरण दे रहा हूँ, समझना जरा। आपका बहुत ही ज्यादा वफादार एम्प्लॉय है, आप बड़े खुश हैं उस एम्प्लॉय के साथ क्योंकि वो आपके साथ बहुत वफादार है। आप बिजनेस करते हैं और उस एम्प्लॉय को आपके फायदे के लिए झूठ बोलना सिखाते हैं, ट्रिक करना सिखाते हैं। उस एम्प्लॉय, जैसे कोई मान लो कस्टमर आया, बाबूजी है ना साड़ी की हमारी खरीद 500 रुपए की, इस पे मिटा के 550 लिख दे। आपका वफादार है, आपने उसे करप्शन करने को बोला, उसने कर दिया और वो लगातार आपके लिए करता रहा। आप ऐसा करके उसकी एक दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उसको करप्ट बना रहे हैं। और जब दिमाग की प्रोग्रामिंग करप्शन की हो जाती है ना, तो अगर आप निश्चिंत हैं कि वो आपके साथ हमेशा वफादार रहेगा तो आप गलती पे हैं, क्योंकि आज जो आपके लिए करप्शन कर रहा है, जिस दिन उसकी बारी होगी वो अपने लिए भी करप्शन करेगा और शिकार आप होंगे। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ डीएनए। आपको अपने नेटवर्क में कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैंने एक बारी आज सुबह ही शायद बात की थी, हमारा कल्चर है कि अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। अगर आपकी अपलाइन अच्छी नहीं है वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन अपने डाउनलाइन के आगे उसकी बुराई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, चाहे आप ईमानदारी से कर रहे हैं,
आप उनके लिए एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि अपलाइन की बुराई भी की जाती है, अपलाइन की बुराई भी की जाती है, अपलाइन की बुराई भी की जाती है। चाहे आप सच में परेशान हो, चाहे वाकई में अपलाइन आपकी गलत हो, तो भी आपको प्रोग्रामिंग को दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे अपने डाउनलाइन में प्रोग्रामिंग नहीं डालनी। एक बार की घड़ी डाउनलाइन आपको आके कह दे सर आपकी अपलाइन तो कुछ हेल्प करती नहीं, तो कहना तो क्या हुआ, वो मुझे इस बिजनेस में ले आई, ये कोई छोटी बात है, मेरे लिए वो आज भी भगवान है। जब आप अपनी अपलाइन को इज्जत देंगे, आपकी डाउनलाइन आपको देगी। सबको सच दिखाई देता है, मगर कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी टीम का कल्चर प्रोटेक्ट करना है। अपनी टीम में ईमानदारी की प्रोग्रामिंग कीजिए, अपनी टीम में रिस्पेक्ट की प्रोग्रामिंग कीजिए, अपनी टीम में श्रद्धा की प्रोग्रामिंग कीजिए। तो प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप अपनी डाउनलाइन से उम्मीद करते हैं कि वो करे, वो एग्जैक्ट आप अपनी अपलाइन के साथ करिए। अगली चीज है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच क्या है? पार्टिसिपेटिव अप्रोच होती है जब हम लोग मिलजुल के मंत्रणा करके फैसले लेते हैं। जब आप फैसले थोपते नहीं हैं। फैसले थोपने का काम बॉस का होता है, लीडर का नहीं होता। मैंने आपको बोला दुनिया में कोई भी यात्रा ऐसी नहीं है जिसमें समस्याएं नहीं आती। समस्याएं हमेशा आएंगी। एक ही जगह है जहां समस्या नहीं आती, जहां लोग बड़े आराम से सो रहे हैं, उस जगह को कहते हैं शमशान घाट। सब सो रहे हैं आराम से। जब वो वक्त आएगा, सबके साथ चैलेंज लगे हुए। हमारा नजरिया है कि हम उन चैलेंज को कैसे लेते हैं। तो अपन तो वॉरियर है, हम तो लड़के जिएंगे, लड़के जीते आए। ठीक कह रहा हूं ना? हम में से कौन है जो राजा के घर पैदा हुआ था? हम सब जमीन से उठे लोग हैं, लड़के यहां तक पहुंचे। तो जब हम लड़के यहां तक पहुंचे हैं और इस जर्नी में समस्याएं आई, हम उनसे लड़े हैं। तो आज भी लड़े हैं, कल भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे, ये पक्का है। यस और नो? तो अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं कि समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं को हराती हैं अच्छी टीमें। आपको मैंने बोला आपको लीडरशिप मीट करनी चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जब चार बुद्धिजीवी बैठ के उस पर सोचे तो उसका हल नहीं ढूंढ सकते। 100% ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी टीम में जो लीडर है उनके साथ आप बैठें और समस्याओं पर डिस्कशन करके उनको हल निकालें, तो जरूर हल निकलेगा। और जब मिल के हल निकाले जाते हैं, इसको पार्टिसिपेटिव अप्रोच कहते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करके हल निकालना, यानी मिलजुल के हल निकालना। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। लीडर इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट ए प्रॉब्लम। लीडर हमेशा सोल्यूशन का हिस्सा होता है, प्रॉब्लम का नहीं। मान लीजिए यहां पर एक लाइट खराब है, एक लाइट खराब है। बहुत सारे लोग आके आपको बताएंगे, अरे इतना अच्छा होटल बना रखा है मगर ये लाइट खराब है, इतना अच्छा होटल बना रखा है मगर ये लाइट खराब है, इतना अच्छा होटल बना रखा है मगर ये लाइट खराब है। बड़े सारे एम्प्लॉय आएंगे, सर वहां की ना लाइट खराब हो रही है, वहां की सर लाइट खराब हो रही है, सर वहां की लाइट खराब हो रही है। लेकिन एक एम्प्लॉय आएगा, सर वहां की लाइट खराब हो रही है, इसके लिए हमको ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए राधे शाम को, वो आधे घंटे में आ जाएगा, सर आधे घंटे में लाइट ठीक हो जाएगी, आप कहो तो मैं करूं। ये लोग होते हैं जो सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं, जो सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम पे फोकस करने वालों की तो लाइन लगी हुई है। तो जब आप लीडर्स लोग बैठ के डिस्कशन करें तो ट्यूब ठीक कैसे होगी उस पे बात करेंगे। ये ट्यूब जलेगी कैसी उस पे बात करेंगे। इस पे बात नहीं करेंगे कि कितनी ट्यूबें खराब हो गई। आओ बैठ के अफसोस करें, आओ मिलके नेगेटिविटी फैलाएं। समस्याएं हर जगह होंगी, कई बार आपके पार्ट पे, कई बार कंपनी के पार्ट पे, कई बार प्रोडक्ट के पार्ट पे, कई बार डाउनलाइन के पार्ट पे। उन समस्याओं का हल ढूंढा जाए, सही जगह जाके बात की जाए, सही जगह पर, और कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी को छोटे घेरे में रखना चाहिए। कुछ लोग समस्याएं फैलाते हैं, समस्या फैलाना वैसा ही है जैसे नेगेटिविटी फैलाना, और उसमें नुकसान किसी और का नहीं होगा, आपका खुद का होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज चाहिए, 100% पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई हमारी पता किससे होती है? रिजेक्शन से।
आपकी डाउनलाइन रिजेक्शन से लड़ती है। आपको पावर हाउस में रिजेक्शन पर हमेशा बात करनी चाहिए। जितने भी लोग डेड होते हैं या छोड़ देते हैं वो सब रिजेक्शन का शिकार होते हैं। और रिजेक्शन से लड़ने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा चाहिए वो बहुत पावरफुल ऊर्जा चाहिए। और जिनके नेटवर्क में नेगेटिव डिस्कशन शुरू हो जाते हैं किसी भी बात को लेके, वहां पे खत्म हो जाता है मामला। इसलिए टीम का कल्चर प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जब मैं बात कर रहा हूं पार्टिसिपेटिव अप्रोच की, तो वो अप्रोच होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जहां सिर्फ सॉल्यूशन पे डिस्कशन हो, समस्या फैलाने पे नहीं। अगर यहाँ पे ट्यूब खराब हो गई, आप 20 लोगों को जाके बता रहे हैं कि ट्यूब खराब है, तो क्या ट्यूब जलना शुरू कर देगी? ट्यूब तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से जलेगी ना। लेकिन 20 लोगों के दिमाग में डाल दिया ट्यूब खराब है, अब वो चिंता में बैठ गए। वो समस्या उनकी नहीं थी, उनका बेशक ध्यान भी नहीं था कि ट्यूब खराब है, फ्री फंड में नेगेटिविटी डाल के आ गए ट्यूब खराब है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जिंदगी में एक गलती कभी मत करना, लोगों को बैठ के कभी ये मत कहना आज मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के लिए आया हूं, प्रॉब्लम्स बताओ। 2-4 लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन होगी, वो उठ के बोलेंगे तो लोगों में होड़ लग जाएगी कि मैं भी प्रॉब्लम बताऊंगा। देखना ऐसे ही होगा, लोग सोचने बैठ जाएंगे मैं कौन सी प्रॉब्लम बोलूं, क्योंकि सब खड़े होकर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मैं भी तो बोलूं। ऐसा रायता फैलेगा वहां पे, ऐसी नेगेटिविटी फैलेगी वहां पे कि संभाल नहीं पाओगे जिंदगी में। अगर अपना नेटवर्क की हत्या करनी है ना, तो एक मीटिंग करो, अपना नेटवर्क बुला लो और उनको बोलो आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कल कोई नजर ही नहीं आएगा, देखना, मैं गारंटी दे सकता हूं। नेटवर्क डेड करने का एकदम अचूक तरीका, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कभी भी नेटवर्क मीटिंग करो तो प्रॉब्लम मत पूछो, सजेशन पूछो। कंपनी को बेहतर करने का क्या सुझाव है? कोई बोले ना ये समस्या है तो टोक दो, समस्या नहीं पूछी भाई, सजेशन पूछा है। समस्या पूछनी है, बतानी है तो मुझे अकेले में मिलो। समस्याएं हमेशा अकेले में पूछनी चाहिए, क्योंकि खाली तेरी समस्या है, मैं उसको सबकी समस्या नहीं बना सकता, क्योंकि समस्या भेजे के अंदर होती है, सॉल्यूशन बाहर होता है। तेरी समस्या है भेजे में, जब मेरे पास आएगा उसे सॉल्व करूंगा। ऐसे बात करना चाहिए, क्लियर है? जब भी समस्या लो अकेले में लो, जब किसी की तारीफ करनी है सबके बीच में करो, क्योंकि जब तारीफ होती है तो पॉजिटिव ऊर्जा फैलती है, समस्याएं डिस्कस होती हैं तो नेगेटिव ऊर्जा फैलती है। और समस्याएं हमेशा होती हैं और उन्हें सॉल्व करना होता है, यही जिंदगी का चैलेंज है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां समस्याएं नहीं होती, ऐसा मुमकिन है, हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं। ऐसा मुमकिन है मैंने आज ये जो प्लान बनाया है इसमें कोई गलती हो, बनाने में कोई त्रुटि हो गई हो, मगर मेरी इंटेंशन तो अच्छी है बनाने की। क्या मुझे भूल सुधारने की कोई चांस नहीं मिलेगा? वो भी अपने ही परिवार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। समस्याएं सॉल्व करनी है, क्योंकि अल्टीमेट मिशन क्या है? हम सबको अपने सपने पूरे करने हैं। अगर आज गलती सुधारेंगे नहीं तो सपने कैसे पूरे होंगे? तो समस्याओं को समाधान करना चाहिए और उसके लिए बेस्ट होता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। जो हमारा काम है हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच से करेंगे। जब आपकी जरूरत होगी आपके भी सुझाव लेंगे, जैसे मैंने आज आपसे बोला कि आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के सुझाव भेजना हमको, ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच। इस बात का ख्याल रखना कि कभी भी किसी भी तरीके से आपके नेटवर्क में नेगेटिव डिस्कशन हो नहीं। जो लोग अपने अंदर खाली कमियां ढूंढते रह जाते हैं, उनकी जिंदगी में बड़ी कमी रह जाती है। दोस्तों, कमियां मत ढूंढिए, उन कमियों के लिए सुझाव ढूंढिए, उनके सॉल्यूशन ढूंढिए। कमी ढूंढना तो बहुत आसान है। एक स्टोरी सुना दो छोटी सी, सुनी होगी आप। एक आदमी था, बहुत अच्छा पेंटर, अपने गुरु का सबसे अच्छा शिष्य, एकदम परफेक्शनिस्ट। एक दिन उसके गुरु ने कहा आज तेरी पेंटिंग की शिक्षा पूरी हो गई, तो इस दुनिया का सबसे अच्छा पेंटर है। उसने कहा अच्छा गुरुदेव आज्ञा दीजिए। उसने गुरुदेव से आज्ञा ली। उसके मन में ऐसे ही आया कि चलो मैं अपनी पेंटिंग की परीक्षा लेता हूं। उसने एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई और शहर के चौराहे में टांग दी और नीचे लिख दिया कि इस पेंटिंग में अगर आपको कोई भी कमी दिखाई दे रही है तो निशान लगा दें। और वो पेंटिंग छोड़ के चला गया। अगले दिन जब वो सुबह आया तो क्या देखता है,
उस पेंटिंग पर हर जगह निशान ही निशान, निशान ही निशान, निशान ही निशान। जब उसने देखा तो बड़ा उदास हो गया। उसने बोला मेरे गुरुदेव ने तो कहा था कि मुझसे अच्छा पेंटर इस पूरी दुनिया में नहीं है, यहाँ तो लोगों ने निशान ही निशान लगा डाले। बड़ा उदास पेंटिंग को उतार के अपने गुरु महाराज के पास गया, अपने गुरुदेव के पास गया कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उसके गुरु हंसने लगे। उन्होंने कहा अच्छा एक और काम करो, तुम एक और पेंटिंग बनाओ और मेरे पास लेके आना। वो एक और पेंटिंग बना के लाया। तो उसके गुरु ने कहा कि इसके नीचे लिखो कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी कमी दिखाई दे रही है तो कृपया ठीक कर देवें। और ये जाके चौराहे पे लगाया और वो चौराहे पे लगाया। अगले दिन क्या देखता है, एक भी निशान नहीं। क्योंकि लोग समस्याएं बताने में शेर हैं, हल करने में नहीं। और यही होता है, समस्या फैलाओ जितनी फैला सकते हो। तो वो पेंटर बड़ा कमाल का था, लेकिन जो उसमें कमियां ढूंढ रहे थे वो बेमिसाल थे। तो ऐसे बेमिसालों को दूर रखिए। लीडर की एक और क्वालिटी होती है कि वो अपने टास्क को डेलीगेट करता है। डेलीगेट का मतलब होता है जब आप काम दूसरों को देते हैं। ये बहुत ही पावरफुल क्वालिटी है जो चाहिए। ये है छोड़ने की कला। मैंने आपसे कहा था जैसे पकड़ने की कला होती है, ऐसे छोड़ने की भी कला होती है। आई डू, मैं करूंगा, वी डू, अब हम करेंगे, यू डू, अब तू करेगा। जब मैं बोलता हूं तू करेगा, इसे डेलीगेशन कहते हैं कि आपने काम करने का डेलीगेशन। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको। सरबजीत जी हैं, उनके साथ मैं गया और मैंने इनके गेस्ट को खुद प्लान दिया, इसके दूसरे गेस्ट को भी प्लान दिया, तीसरे को प्लान दिया, पावर हाउस में इसको ट्रेनिंग दे दी, सब कुछ दे दिया। अब मैं इसको, मुझे देना कहना चाहिए कि अब प्लान तुम दो 1 to 1 जाके, क्योंकि अगर मैं इसको टाइमली नहीं बोलूंगा प्लान दो तो धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, मैं किस किस को प्लान दूंगा। तो उसका तैयार होना जरूरी है। लेकिन कुछ लीडर डरते हैं, उनको लगता है कि ये मेरे जैसा अच्छा नहीं कर पाएगा। इस बार टारगेट मीट करने हैं, बहुत जरूरी है। अभी सरबजीत को साइड में करता हूं, मैं ही देता जाता हूं, टारगेट हो जाए किसी तरह से। बहुत बड़ी भूल है, बहुत ज्यादा बड़ी भूल है। मेकिंग ऑफ लीडरशिप कभी कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, चाहे कितने भी टारगेट बीट हो रहे हो। आपको भरोसा करना चाहिए, आपको उसे मौका देना चाहिए, आपको उसे डेलीगेट करना चाहिए कि आज शो द प्लान तू देगा। वो चाहे कितना भी घबराए, कितना बोले कि सर इस बार आप दे दो, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट है। नहीं नहीं, तू देगा, मैं साथ हूं ना तेरे, घबरा क्यों रहा है। डेलीगेट करना एक कला है। जिससे आप डेलीगेट कर रहे होते हैं वो डर रहा होता है, उसको मोटिवेशन देना और उस पर भरोसा जताना, उस पर भरोसा जताना बहुत जरूरी है। आप इस बात के लिए तैयार रहिए वो गलतियां करेगा, कोई बात नहीं। इस बात के लिए तैयार रहिए वो हो सकता है एक आधा प्लान अच्छा नहीं दे और आप बीच में ठीक करें, कोई बात नहीं। लीडर बनने का प्रोसेस है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार शेयरिंग कर रहा था, मेरे हाथ में माइक दिया गया था, मैं अपना नाम तक भूल गया था, मेरे लातें कांप रही थी। मुझे लग रहा था मेरे गले के अंदर से थूक नहीं निकलेगी बाहर। लेकिन हमारे लीडर ने हमको मोटिवेट किया, हम शुरू हो गए। अगर उसने मुझ पे भरोसा ना दिखाया होता तो आज चेतन हांडा आपके साथ खड़ा नहीं होता। क्योंकि ये जगह जहां आज मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, उस पहली शुरुआत पे निर्भर करती है कि मेरे लीडर ने मुझ पे भरोसा जताया था। तो आपको भरोसा जिताना पड़ेगा। यहाँ संजय वर्मा बैठा है, ये पीडी लेवल पे था तो इसको सेमिनार लेने के लिए चढ़ा दिया था मैंने, हाउस प्रेजेंटेशन। संजय जी बताइए आप। 1 मिनट की कंपेयरिंग किया करता था कि एटलीस्ट सर ने प्रेजेंटेशन देनी है तो उससे पहले इनवाइट कर देता था कि अब मेरी अपलाइन आपसे बात करेंगे तो फोन ऑफ कर लीजिए, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। इतना सा काम बड़ी हिम्मत करके जुटा के मैं कर पाता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही करने लगा तो कहते आज मैं कंपेयरिंग करता हूँ। मैं कह सर अपनी कंपेयरिंग खुद करेंगे आप? कहते हाँ आज मैं कर लेता हूँ, खुद ही तू यहाँ बैठ अंदर। तो स्टेज पे खड़े होके इन्होंने उल्टी कंपेयरिंग कर दी
कि अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा संजय वर्मा जी को, वो आके प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप यकीन करेंगे मेरे हाथ से रुमाल, पसीना पहुंच रहा हूँ, वो गिर रहा है, पेन गिर रहा है, मार्कर गिर रहा है। मैं क्या सर जोर से तालियां बजाइए, और चढ़ गया मैं। 5, 10, 15 मिनट पता नहीं मुझे मैंने क्या बोला। तो उसके बाद से फिर हौसला खुल गया, फिर 1, 2, 3 बस तब से अब तक चली जा रहा है। तो ये अगला एग्जाम्पल सरबजीत जी का भी। हाँ, अगला शिकार मैं ही था। और ये शिकार कितने बड़े स्टार हैं अब आप देख सकते हैं। मुझे भी चेतन सर काफी टाइम से कहते थे कि तूने प्रेजेंटेशन लेनी है, तो मैं कहता था हाँ कल लूंगा। तो कल तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब आज बोलेंगे तो कल आएगा। तो खैर कई दिन हो गए, तो आज एक दिन आया फाइनली। वो कहते चल अंदर बैठ, मैं प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ। मैं जाके पीछे बैठ गया आराम से, हमेशा की तरह। तो उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की जो प्रेजेंटेशन है हमारी कंपनी के बहुत ही सीनियर पर्सन मिस्टर सरबजीत सिंह कंडक्ट कर। अब मैं सोच रहा था मेरे अलावा कोई दूसरा तो नहीं है, और ये खड़े हुए वहां पर। अब उठता हूँ तो प्रॉब्लम है, नहीं उठता तो प्रॉब्लम है, क्या करूं। उठ के सामने गया, कहते आइए सर, ये माइक पकड़ाया और खुद बाहर चले गए। अब सुबह के 11 बजे और मैं पहले लोगों को देख रहा हूँ। 30 सेकंड 1 मिनट हुआ, मुझे लगा कुछ कहना तो पड़ेगा। तो मेरे मुंह से पहला शब्द निकला गुड इवनिंग एवरीवन। बट थैंक यू सर, आज जो कुछ भी हुआ आप ही की वजह से। यकीन मानो सरबजीत, मुझे छोड़ने की भी कला आती है। थैंक यू सो मच सर। अपलाइन अपने डाउनलाइन में भरोसा जताती है, क्योंकि अपलाइन ने डाउनलाइन पे काम किया होता है, उसको मालूम होता है। लेकिन डाउनलाइन अपनी पहली उड़ान के लिए हमेशा उसी तरह से डरती है जैसे चिड़िया का बच्चा डरता है। तो जब आप उसको हौसला देते हैं कि तू इस उड़ान को कभी ना कभी तो लेगा, आज ले, मैं खड़ा हूं, तब आपका असली काम पूरा होता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। कुछ लोग होते हैं दिलेर जो शुरू हो जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो छुपे हुए स्टार होते हैं, जिन्हें बस एक थोड़ी सी उड़ान देनी होती है, और वो इतना उड़ते हैं कि वो संजय वर्मा, सरबजीत बन जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टैलेंट है एक लीडर का, कि वो अपने डाउनलाइन में भरोसा दिखाए और उनको काम डेलीगेट करे। परफेक्शन में बिलीव मत कीजिए। अपनी कार्बन कॉपी बनाने की कोशिश मत करिए कि अगर मैंने बोला 2 × 2 तो वो भी 2 × 2 बोलेगा, 2 × 1 = 2 भी बोलेगा तो भी चलेगा। कॉमन सेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। परफेक्शन में बिलीव मत करिए, एक अच्छा लीडर तैयार कीजिए। लोगों की गलतियों को सहर्ष स्वीकार करिए, उनको करेक्ट करने में मदद करिए। थोड़ा वक्त लगता है, छोटी सी जर्नी होती है, और आप देखेंगे धीरे धीरे वो इतना ऊंचा उड़ेगा कि आप उसकी उड़ान पे इतराएंगे, यार इसको उड़ना मैंने सिखाया था। तो ऐसे लीडर बनिए, डेलीगेट द वर्क। लीडर की एक और क्वालिटी होती है फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट ऑन रिजल्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कई लोग अक्सर क्या होते हैं, बच्चे का जब रिजल्ट आते हैं ना, पिताजी रिजल्ट लेते उसे पीटना ठोकना शुरू कर देते हैं। देखा आपने? कई घरों में ये परंपरा है कि जिस दिन बच्चे का रिजल्ट होता है, बच्चा बेचारा सुबह से टेंशन में होता है। बड़ी गहरी फिलॉसफी है जिस पे बात करने जा रहा हूँ, और यकीन मानिए इसको मैंने अपने बच्चे पे अप्लाई किया और बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जिस दिन बच्चा रिजल्ट लेके आता है, हम उसके नंबर देखते हैं, 100 में से कितने आए, 60, ला भाई जूता लेके आ, और उसको दुनिया भर के ताने शुरू। तेरे को बोलता था ना खेलने मत जा, बोलता था ना टीवी कम देखा कर, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। जब समझाता था तब तो करता नहीं था, ला जूता लेके आ, आज तेरा टीवी मोबाइल सब निकालूंगा, आज के बाद इसका मोबाइल बंद, आज के बाद इसका ये बंद वो बंद, सब बातें रिजल्ट वाले थे। क्या होगा इससे? रिजल्ट बदल जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? लीडर का काम होता है किसी के अंदर की खूबियों को बाहर निकालना, और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो उसके मॉरल को जो थोड़ा बहुत बचा होता है वो डाल देते हैं और उसके अंदर विद्रोह पैदा कर देते हैं। जब बच्चा पिटता है, जब बच्चे को मारा जाता है, जब जूता पेला जाता है, तो उस दिन वो अंदर ही अंदर विद्रोही हो रहा होता है। आज उसका बस नहीं चल रहा, जिस दिन चलेगा उस दिन बताएगा। अच्छा नहीं है।
तो फोकस रिजल्ट पे मत करिए, फिर फोकस करें कहाँ? रिजल्ट से पहले यात्रा पे फोकस करिए, क्योंकि जो यात्रा है वो तय करेगी रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप यात्रा पर, एफर्ट्स पर फोकस करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे तो ठीक है। जब बच्चा पूरा साल पढ़ रहा था, अगर उस समय बीच बीच में जूता उठाया होता तो समझ में भी आता, क्योंकि तब आप उसके एफर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि 3 घंटे पढ़, 1 घंटा ये मेहनत कर। हालांकि मैं जूता उठाने की फेवर में तब भी नहीं हूं, आपको मोटिवेशन ही देना चाहिए, मोटिवेशन से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। आपको उसके गुणों को बाहर निकालना चाहिए, आपको उसको उसकी ताकत का एहसास दिलाना चाहिए, और यकीन मानिए बहुत पावरफुल होता है। आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर उसने 10 अच्छी चीजें की हैं, हम उसको उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं, 2 चीजें बुरी की हैं उसके लिए उसको गाली देते हैं। बच्चे ने 4 घंटे पढ़ाई की, 1 घंटा मोबाइल पे आपने खेलते देख लिया, उसको उसके लिए डांटना शुरू कर दिया, 4 घंटे पढ़ाई का अप्रिशिएशन नहीं। स्कूल में 3 एग्जाम हुए, 2 में वो 90 नंबर लाया, 1 में 60 लाया, उसके लिए थप्पड़ रसीद, 90 के लिए कोई तारीफ नहीं। ये सब चीजें आदमी का जो कैपेबिलिटी है उसको गिराता है। अगर आपने किसी चीज पे मेहनत की है, आपने बच्चे के साथ वक्त बिताया है, उसको पढ़ाया है, उसके एफर्ट्स पे नजर रखी है, उसको मोटिवेट किया है, उसके एफर्ट्स पे काम किया है, तो रिजल्ट अपने आप ही अच्छा आएगा। और उसके बाद भी जो रिजल्ट आए, अगर खराब भी आया, तो आपने उसको बीइंग ए लीडर क्या सिखाना है कि फेलियर इज ए हाईवे ऑफ सक्सेस। फेलियर से घबराना नहीं है बेटा। फेलियर सिर्फ ये बता रहा है कि हमारे पिछले एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई, हमें अपने एफर्ट्स बेटर करने हैं। उसके साथ बैठो, डिस्कशन करो कि हमारे एफर्ट्स में क्या कमी रह गई, और इस बार हम मिल के फिर से इंप्रूव करेंगे और अगली बार रिजल्ट को बेटर करेंगे। ये अप्रोच होनी चाहिए। जब मैं कहता हूं फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट ऑन रिजल्ट, क्योंकि एफर्ट्स अगर ठीक होंगे तो रिजल्ट तो आना ही आना है। आप पानी में नमक डालें और कहें पानी नमकीन नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? आप पानी में चीनी डालें और कहें चीनी मीठा नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? पानी मीठा इसलिए है क्योंकि उसमें चीनी डालने के एफर्ट्स डाले गए हैं। अगर एफर्ट्स ठीक डालेंगे तो मीठा होगा ही होगा। कोई फेल इसलिए होता है क्योंकि एफर्ट्स में कमी होती है, और लीडर हमेशा एफर्ट्स पे इंप्रूवमेंट के लिए लगातार काम करते हैं तब तक जब तक चाहा रिजल्ट ना मिल जाए। मन चाहे रिजल्ट के लिए एफर्ट्स पे काम करना होता है, फेलियर के ऊपर सिर नहीं मारना होता। तो मैं आपसे कहूंगा आज के बाद बच्चों को पीटना मत, बच्चों को मारना मत। अगर मारते हो तो गलत करते हो। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा लीडर बने तो उसकी प्रोग्रामिंग, क्या बोला मैंने, प्रोग्रामिंग ठीक रखें। अगर आप जो व्यवहार उसके साथ करेंगे, वो जब तक आपकी एज में आएगा वो ऐसा लीडर बनेगा कि पूछे मत, क्योंकि वहां भी डुप्लीकेशन का बिजनेस चलता है। आगे चलें। एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम के लिए अप्रोचेबल होता है। आपके नीचे 30 लोगों की टीम है, 40 लोगों की टीम है जिसके आप लीडर हैं। ये 40 लोग आपकी रोशनी में रोशन है। ये 40 लोग लड़ाई कर रहे हैं अपने सक्सेस के लिए, और जब ये लड़ रहे होते हैं तो दुनिया भर की परेशानियां फेस करते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिजेक्शन। कभी वो रिजेक्शन पिता से मिलता है, कभी माता से मिलता है, कभी पत्नी से मिलता है, कभी दोस्तों से मिलता है, और कितना भी मजबूत आदमी हो टूट जाता है। जब वो टूटता है, रिजेक्शन मिलता है, जब वो टूटता है तो उस समय उसको अपने लीडर की जरूरत होती है। अगर आप उस समय उसको अवेलेबल ना हुए तो हो सकता है आप एक ऐसा लीडर खो दें जो शायद भविष्य का चेतन हांडा बन सकता हो। क्योंकि यकीन मानिए, जब मेरा स्ट्रगल का टाइम था, 40 गेस्ट में से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ था, और बड़े रिजेक्शन थे मेरे पास पिता के। साइंस का विद्यार्थी था, दोस्त ऐसे ऐसे रिजेक्शन देते थे कि हालत खराब हो जाती थी। अगर उस समय अच्छी अपलाइन और अच्छी लीडरशिप नहीं होती हमारे ऊपर तो शायद मैं छोड़ चुका होता।
कई बार मन बनाया छोड़ना यार, क्या कर रहे, कैसे काम में फंस गया, लेकिन हमारे लीडर्स ने हमें छोड़ा नहीं। तो अच्छा लीडर हमेशा अपनी डाउनलाइन पे नजर रखता है और समझता है कि किसको मेरी जरूरत है, और जिसे जरूरत है उसके लिए अवेलेबल होता है। तो लीडर हमेशा अप्रोचेबल होना चाहिए। When you are up, go to your downline. When you are down, go to your upline. बहुत फेमस से है, बहुत बार बोली है मैंने। When you are up, go to your downline. एक अच्छा लीडर अपनी डाउनलाइन के पास तब जाता है जब वो अप हो। When you are up मतलब जब आप एनर्जी में हाई हो। जिस दिन आपको लगे कि किसी भी पर्सनल वजह की वजह से आप डाउन है, किसी भी वजह से आप डाउन है, डाउन का मतलब आपका मोरल डाउन है, ऊर्जा डाउन है, जीवन में ऊंच नीच आती रहती है, आप इंसान नहीं है, हमेशा चार्ज नहीं रह सकते, हमेशा एक्साइटेड नहीं रह सकते, परेशानियां आती हैं, कोई बात नहीं, इंसान हो। लेकिन जिस दिन परेशानी है, आप तकलीफ में है, आपका मोरल डाउन है, उस दिन आप कहां जाएंगे? आपका पावर हाउस कौन है? आपका लीडर, क्योंकि ये तो लीडर की चेन है। उस दिन आप अपने लीडर, अपने उस पावर हाउस से चार्ज लेने चाहिए। उस दिन आपने डाउनलाइन के पास नहीं जाना है। तो व्हेन यू आर अप, गो टू योर डाउनलाइन। जब आप अप हैं, चार्ज हैं, एनर्जेटिक हैं, तो अपनी डाउनलाइन के पास जाइए, उनको आपकी ऊर्जा की जरूरत है। और व्हेन यू आर डाउन, डाउन मतलब जिस दिन आपकी ऊर्जा कम है, एनर्जी कम है, दुखी हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में है, कोई भी वजह हो सकती है, उस दिन अपनी अपलाइन के पास जाके बैठी। और मैं जब अपलाइन की बात करता हूं, उसका मतलब है लीडर अपलाइन के पास जाके बैठी, जो आपकी सारी तकलीफ हर ले। तकलीफ में हमेशा लीडर के पास जाके बैठना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास जो समझदार है, जिसके पास पॉजिटिव ऊर्जा है, ऐसा नहीं जो आपकी नेगेटिविटी बढ़ा दे। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, एक बंदा लेटा हुआ है, तबीयत खराब है, कहते बाबा जी की तकलीफ हो गई, कहता है हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में स्टंट डलिया। हाँ जी, मेरे चाचे दे मुंडे दा भी स्टंट लग गया सी, 5 दिन बाद मर गया। तो लीडर्स आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के सारे एक्शन की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि वो शान से कहता है ये मेरी टीम है, अच्छा करेगी या बुरा करेगी, मैं इसके लिए जिम्मेदार। एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको समझ में आए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है। एक बर्गर वाले की दुकान में एक दुकानदार था, उसके नीचे 6 एम्प्लॉय थे, और वो दुकानदार एक बहुत अच्छा लीडर था। जब मैं लीडर कह रहा हूं तो उसमें लीडर के सारे गुण थे। 6 एम्प्लॉय थे, उनको उसने सिखाया था, ट्रेंड किया था, एजुकेट किया था, शिष्टाचार सिखाया था, सब कुछ सिखाया था। एक दिन क्या हुआ, उसके एक एम्प्लॉय एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, बर्गर का ऑर्डर दिया, पैटी का ऑर्डर दिया, और एक आधी और चीज का ऑर्डर दिया। जब वो पैक कर रहा था तो वो उसमें पैटी डालना भूल गया। कस्टमर बंद लिफाफा लेके घर चला गया। तभी उस एम्प्लॉय का रियलाइज हुआ कि अरे पैटी तो यहीं रह गई, मैंने डाली नहीं। वो बड़ा घबरा गया, पैसे पूरे ले लिए थे। तो उस दुकानदार के पास गया, मालिक के पास, कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, एक कस्टमर था, उसको पैटी देना भूल गया मैं। वो जो द्विवेदी जी आते थे उनका था। तो दुकानदार ने उसको उस समय कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आप द्विवेदी जी को एक फोन करिए और उन्हें बोलिए कि आप हमसे भूल हुई है, आपकी जो पैटी है हमारी गलती से यहाँ रह गई है। मैं आपके घर, चूंकि आपको असुविधा हुई, तो मैं ये पैटी भी आपके घर भिजवा रहा हूँ और साथ में एक फ्री बर्गर भी भिजवा रहा हूँ। तो यहाँ पर लीडर ने जिम्मेदारी ली, अपनी ही टीम की गलती की। उसने द्विवेदी जी को फोन किया, उनसे क्षमा मांगी, उनके घर खुद जाके उस एम्प्लॉय के साथ एक बर्गर और पैटी डिलीवर किया। उसके बाद जब वो वापस आया, इससे एक तो एम्प्लॉय का मॉरल अप हुआ, क्योंकि उसने उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं किया। उसी समय उसने सारे एम्प्लॉय की मीटिंग बुलाई और उसने बोला कि ऐसी संभावना, ऐसी गलतियों की संभावना है, आइए इसके ऊपर कुछ काम करें, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि ये गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो जो लीडर होता है वो किसी भी
टीम मेंबर की गलती की जिम्मेदारी भी उठाता है और उन गलतियों को आगे से ना रिपीट हो उसके लिए साधन भी करता है, उसके लिए डिस्कशन भी करता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच के साथ, और ये मेक श्योर करता है कि एटलीस्ट जो एक बार गलती हो गई वो रिपीट ना हो। क्लियर हो गया? सही है? आखिरी दो गुण हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। लीडर फॉरगिविंग होता है। फॉरगिविंग का मतलब होता है लीडर माफ करने वाला होता है। हम सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं। लीडर विशाल हृदय का होता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी गलती मानता है और यह आश्वासन देता है कि मैं इस पे इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और आपको समझ में आता है कि वो दिल से कर रहा है, तो लीडर उसकी लाज भी रखता है और उसे माफ भी करता है। यानी कि लाज रखने का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की गलती है तो उसे सबके बीच में ह्यूमिलेट नहीं करता, सबके बीच में कभी नहीं डांटता। लीडर अगर गलती देख भी लेता है तो उससे हमेशा अकेले में बात करता है। याद रखिए, अगर किसी की गलती होती है तो उसे अकेले में बुला के उससे बात करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की तारीफ करनी हो तो सबके बीच में करनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ ये बात रिपीट कर सकते हैं? अगर किसी की गलती हो तो कहां बात करनी चाहिए, और अगर किसी ने अच्छा काम किया तो तारीफ कहां करें? तो ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अगर कोई गलती करता है, आप उसे अकेले में बुलाते हैं, और अकेले में जब आप उसे समझाते हैं और वो आप देख पाते हैं अपनी विजनरी आंखों से कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वो आपसे क्षमा मांगता है, तो लीडर विशाल हृदय से उसे क्षमा करता है और दोबारा मौका देता है। लेकिन मैं इसमें आपके बुद्धि और विवेक पे छोड़ता हूं कि आप ये जज कर पाए कि वो चालाकी की वजह से क्षमा मांग रहा है या दिल से क्षमा मांग रहा है। ये आपको सोचना है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप जो लोग क्रुक हैं उन्हें भी बार बार क्षमा करते रहे। लीडर जस्टिस भी करता है। अगर किसी की गलती की वजह से किसी को नुकसान होता है और वो व्यक्ति क्रुक है और बार बार गलती करता है, तो उसको सजा देने का काम भी लीडर का ही है। लीडर एक न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। वो बिना अपने नुकसान की परवाह किए टीम के अंदर जस्टिस यानी न्याय की प्रतिष्ठा करता है। तो इन दोनों बातों का बैलेंस का ध्यान रखना आपका काम है। आगे चलें। अगली चीज है ग्रेटिट्यूड। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल शब्द है और दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड शब्द है। मैं इस शब्द को पर्सनली बहुत ताकतवर मानता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि इस पे बना रहूं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है दिल से धन्यवाद। ये इतना विशाल शब्द है कि अगर आप इसकी जितनी गहराई में उतरेंगे तो सुबह से लेकर रात तक आप धन्यवाद 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 ही करते रह जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी इतने कर्जों में डूबी है, आपको हर पल धन्यवाद देने का मन करेगा। मैन इज ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब यह है कि हम मिलजुल के रहते हैं और कोई ना कोई किसी ना किसी की वजह से रहते हैं। धन्यवाद उसका जिसने ये लाइट बनाई, जिसकी रोशनी में बैठ के हम रात 4 बजे तक काम कर रहे हैं। धन्यवाद उसका जिसने ये माइक बनाया, जिसकी वजह से मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। सोच के देखिए। धन्यवाद गैलवे का जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ तक पहुंचे। धन्यवाद उस अपलाइन का जो मुझे कभी डायरेक्ट सेलिंग में लेके आई थी, चाहे वो कहीं भी हो आज, क्योंकि जो कुछ हूं इस वजह से हूं क्योंकि वो यहाँ लाया था, बाकी बातें बात की। धन्यवाद उस कुक का जिसने आज हमारे लिए खाना बनाया। धन्यवाद उसका जिसने हमको पानी पिलाया। अरे आप रात सुबह से लेकर रात तक हर पल देखेंगे किसी ना किसी का योगदान है हमारे जीवन में। सोच के देखिए। और ये शब्द जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, यह शब्द आपको उतना महान इंसान बनाता चला जाता है। हर पल हर वक्त आप लोगों का धन्यवाद करते चले जाएंगे। डाउनलाइन का धन्यवाद, अपलाइन का धन्यवाद, उसका धन्यवाद जिसने ये प्रोडक्ट बनाए, इस धरती का धन्यवाद जिसने हमको खाना दिया, उस किसान का धन्यवाद जो खेती करता है, जो गर्मी में खड़ा होकर हल जोतता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद। एक अच्छा लीडर इस शब्द का सबसे ज्यादा और बेहतरीन इस्तेमाल करता है। अपने डाउनलाइन में जो लोग
उसका जो ड्यू क्रेडिट है उसको देता है। पापा का लगा देते, पापा पिया था मैं। जिसने जो अच्छा किया उसे देता है। जैसे भगवान राम ने उस छोटी सी गिलहरी को क्रेडिट देने में जरा सी भी देर नहीं लगाई, कि आज तक उस कहानी को लोग याद रखते हैं, आज तक गिलहरी का किया हुआ वो काम लोग याद रखते हैं। तो अच्छा लीडर वो होता है जो किसी के भी योगदान को भूलता नहीं है और उसका ग्रेटिट्यूड उसको देता है। तो ग्रेटिट्यूड बहुत पावरफुल शब्द है। ये जितने भी गुण बताए हैं मैंने आपको, ये सारे गुण मेरे में भी नहीं है, और अगर आप में नहीं है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन एक यात्रा है। परेशानी इस बात की नहीं है कि आप में ये गुण नहीं है। परेशानी तब होती है जब आप यात्रा रोक देते हैं। आप अपने आप को लगातार बेहतर करें, अपने अंदर इन गुणों को शामिल करें और इसके लिए प्रयासरत रहें। ये भी लीडरशिप की निशानी है। ईमानदारी से लिखें कि मेरे अंदर कौन से गुण नहीं है, और जो गुण नहीं है उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना ही करें पहले, और ईमानदार प्रार्थना करें। आप में वो गुण पक्का आएंगे। वो आपके लिए ऐसे साधन जुटाएगा, आप कहें कि मैं इस काम को ईमानदारी से करना चाहता हूँ, सच्चे मन से करना चाहता हूँ। आप कहें कि मैं शुद्ध लक्ष्मी घर लाना चाहता हूँ, परमात्मा साधन जुटाएगा, परमात्मा रास्ते बनाएगा। पर ईमानदारी से संकल्प तो करें एक अच्छा लीडर बनने का। इस शब्द के साथ लीडरशिप के गुणों का ये चैप्टर खत्म होता है। आपको लीडरशिप मुबारक हो।